Do you think the institution named marriage will collapse? मुझे लगता है हाँ, सोशल मीडिया ने इतना टेक ओवर किया नहीं था। सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है तो अब वो चीज़ें भी दिखा दी है जो हमें नहीं देखनी थी। सुइसाइड केसेस हैं या जो भी एट्रॉसिटीज सोशली हम देख रहे हैं, या जितने भी वॉर्स हम देख रहे हैं, या जितनी भी मिस हैपनिंग्स हम देख रहे हैं, 24 घंटे हम इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो हमें पता शायद होनी भी नहीं चाहिए इतनी, हम वो सारी चीज़ों से कनेक्ट हो चुके हैं जो चीज़ें हमें इतनी पता भी नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे सामने भी कुछ नहीं था, शायद हम ही वो जनरेशन है जिसने फ्रॉम चिट्ठी लिखने से, सूर्य ग्रहण एक्सप्लेट से देखने से, वाया केबल टीवी, फर्स्ट छोटा मोबाइल, उसके बाद वो मोबाइल, वो तोड़ू फोड़ू वाला 3310, फर्स्ट मैट्रिक्स का फ्लिप फोन, उससे फर्स्ट एंड्रॉयड आया, उसे सोनी कायसेरा का वो बड़ा सेट, सोनी एरिक, सब चेंज करते 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 हम लोग ने अभी एआई तक, वी आर विटनेसिंग एवरी सिंगल थिंग। और किसी जनरेशन को इतना लंबा वर्सेटाइल स्पैन नहीं मिला। तो मेरे पास एक राइट ब्लेंड था एंटरटेनमेंट का। देर इज अ फैमिली ड्रामा ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फैमिली डायनेमिक्स, देर इज न्यूज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, देर वॉज द राइट बैलेंस ऑफ गेम्स ऑल्सो, क्रिएटिविटी ऑल्सो, कॉमेडी ऑल्सो। तो सब कुछ बहुत अच्छे से मालगमेशन हो रखा था। अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज वेरी पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। अब वो आपको वही दिखाएगा जो आपके अंदर फियर जनरेट करेगा। अगर मुझे डर लगता है किसी चीज़ से तो सोशल मीडिया मेक श्योर करेगी कि वो मुझे बार बार दिखाई जाए। अगर मुझे डर लगता है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है, मुझे डबल चिन होने लगी है, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, तो बार बार मुझे वही चीज़ दिखाई जाएगी। एडवर्टीजमेंट से लेकर रील्स से लेकर सब कुछ। अब बात जो है वो बच्चे को गोद में उठाने के बाद जो दूसरी चीज़ है वो बॉडी की वार्मथ नहीं देती, अब वो मोबाइल फ़ोन देती है। तो जिसको डेवलपमेंट के लिए ही बॉडी की वार्मथ ना मिल के मोबाइल फ़ोन मिला है, टेक्नोलॉजी मिली है, तो वो ऑब्वियसली एंजाइटी तो क्रिएट करेगा ही। टेक्नोलॉजी अपने आप में उसके कोर में एंजाइटी है। ये बहुत बेसिक्स होते हैं कि बच्चा जब रो रहा है तो उसको फ़ोन नहीं देना, पहले उसको शांत करना है। ये जो क्विक हर बात पर हम फ़ोन दे रहे हैं, ये इतने सारे डोपामिन शॉट्स हम ले रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, तो एक तो वो पेरेंट्स को देखकर उनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एग्जैक्टली वैसी हुई है कि दे आर यूजिंग फ़ोन, आई शुड ऑल्सो यूज़ फ़ोन। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक सोशल मीडिया ऐप, उस पे दे हैव सिलेक्टेड एंड वोट करके, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जज थी उनको बनाया गया है। हम लोग बोलते थे इतना इलेक्शन करने का क्या है, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, सच में डाल दिया। यूजुअली क्या होता था कि जब रिक्रूटर्स देखा करते थे, और 90s वाला दौर में बताऊंगी या मैं अभी भी बताऊंगी, कॉर्पोरेट में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि एक्सपीरियंस तो 13 साल का है लेकिन आप 1 साल कहीं पर टिके नहीं हो। एनसीआरबी का डाटा 2022 का, सुइसाइड काउंट्स 1.7 lakhs पर ईयर बढ़ रहा है, वो तो सरकारी आंकड़े हैं, उसके बाहर भी बहुत सारे हैं। बिलो 40 मर्द मैसिव, सिर्फ 25 से 40 के मर्द। Trying to customize or probably willing to have a world which is perfect. This perfection doesn't exist. Everything that you are experiencing has pros and cons, but the kind of world that is created for us thanks to capitalism and consumerism, that they have given us the freedom to personalize the world, कि आप अपनी मर्जी का खाना 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो, आप अपना फेवरेट ड्रेस 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो, आप सारी चीज़ें 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो, आप तुरंत कहीं भी पहुंच जाओगे। लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये प्रेडिक्शन की बात नहीं है, वो कहे गए थे कि मैं मरूंगा तो 7 दिन के लिए असम शोक मनाएगा, बंद असम। हाउ ही न्यू इट? शायद उनको अपने प्यार पर भरोसा था। द वे ही गेव इट टू एवरीबडी सेल्फलेसली। आजकल अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के मार्केट में 90s का भी अच्छा चल रहा है। 90s का भाव और 90s का नॉस्टैल्जिया कमाल का चल रहा है। अलग अलग रील्स बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें भी लोग डाल रहे हैं जो 90s में मैंने भी नहीं देखा। हालांकि मेरे पास 90s के कार्ड कलेक्शन का सबसे बिगेस्ट कलेक्शन मेरे पास है, ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। वो क्रिकेटर्स के कार्ड आते थे, ट्रम्प कार्ड्स आते थे, वो सब। आज हम 90s के नॉस्टैल्जिया में थोड़ा झांकेंगे विद द चस्का ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि आज हमारे साथ है वही 90s वाली, वो वाली साइकोलॉजिस्ट, दैट 90s साइकोलॉजिस्ट। कोमल, वेलकम टू पॉप। थैंक यू। ऐसा इंट्रोडक्शन तो कभी किसी ने दिया नहीं होगा। नहीं दिया, बिल्कुल। सो यू आर लिविंग इन अ नॉस्टैल्जिया। या
क्यों? इसे क्या हम लोग एक डिल्यूलू कह सकते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में? कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन वो जेन जी हाँ। टर्म है तो वो 90s में नहीं जाएगा। 90s में थोड़ा सा रुमानी हो जाए। हाँ हो सकता है। जेंसिस यही कह रहे हैं, हम लोग डिल्यूलू में डाल रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा रुमानी हो जाए, इतना लंबा बोलते हो। यस, तो 90s के लिए 90s में इसलिए क्योंकि रिलेटेबिलिटी और कनेक्शन बना रहना चाहिए, क्योंकि मैं 90s से हूँ, तो मैं 90s के लोगों की बात ज़्यादा समझदारी से, ज़्यादा रिलेटेबिलिटी से और ज़्यादा बिलोंगिंगनेस से कर पाऊँगी। तो उसमें अगर रुमानी होना पड़े तो वो भी ठीक है, और थोड़ा कॉमिक होना पड़े वो भी ठीक है, और दिलुलू में जाना पड़े शायद वो भी ठीक है। पर आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स जेंसी है ना? आप पेरेंट काउंसलिंग में काफ़ी एक्सेल कर रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो 90s के ही माँ बाप जो झेल रहे हैं, वो ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सही है। हाँ नाइस। पर जेंसी भी आते हैं? जेंजी भी आते हैं, पर ज़्यादातर 90s के लोग हैं, मिलेनियल्स। और मिलेनियल्स वो जो अभी कंफ्यूज्ड हैं शादी करनी है कि नहीं, या जिनकी शादी हो गई है, या जिनके बच्चे भी हो गए हैं, तो वो वाली जनरेशन जो 90s वाली है, जितने भी स्टेजेस में अगर वो हैं तो वो सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड इज फ्रॉम 90s। जितने बच्चे कुचे हैं उनकी शादी करवाने का ठेका लिया है या ना करे इसका ठेका लिया है? जो भी ठेका, मैंने किसी चीज़ का नहीं लिया, जो भी करते हैं क्लैरिटी के साथ करें। शादी करनी है तो क्लैरिटी के साथ करें, नहीं करनी है तो क्लैरिटी के साथ ना करें। ओके। सो वॉट एवर दे आर डूइंग, मुझे लगता है मेरी जो एक कोशिश है वो ये है कि वो जो भी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आउट ऑफ रट नहीं कर रहे, रैट रेस नहीं कर रहे, और जो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनको शायद ये रियलाइज़ हो गया है कि हमें रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना। तो चाहे जो भी करें, शादी करें ना करें, मैंने कोई ठेका नहीं लिया, बट जो भी कर रहे हैं वेगस के साथ करें। डू यू थिंक द इंस्टीट्यूशन नेम्ड मैरिज विल कोलैप्स? डिपेंड्स, मुझे लगता है हाँ, क्योंकि मिलेनियल्स मेरे ख्याल से लास्ट जनरेशन है जो इस कॉन्सेप्ट को मान रही थी। अब हालांकि मिलेनियल्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं, पर जेन जी तो हर चीज़ को क्वेश्चन कर रही है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन किया जाता है वहाँ पर दोनों चीज़ें निकल के आती है, प्रोज भी और कॉन्स भी। तो क्वेश्चनिंग और क्यूरियोसिटी आने का मतलब है कि उस कॉन्सेप्ट में लॉजिकल रीजनिंग भी ढूंढी जाएगी, रैशनल भी ढूंढा जाएगा, और ढूंढा जाएगा कि वो रिलेटेबिलिटी आज की जनरेशन से कितनी रखता है। तो अगर उसकी रिलेटेबिलिटी आज की जनरेशन से नहीं रही तो मुझे लगता है कि वो कोलैप्स हो सकती है। डू यू थिंक कि जो 90s के या जो मिलेनियल्स है उनके लिए पैसा सब नहीं था, एंड फॉर देम नॉस्टैल्जिया, रोमांटिसिज्म, small things, even just a cup of a chai with rain means more than share market? Of course. They were a little, I think they were a little grounded. सोशल मीडिया ने इतना टेक ओवर किया नहीं था। सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है तो अब वो चीज़ें भी दिखा दी है जो हमें नहीं देखनी थी। हमें ये तो पता है कि हमें क्या क्या देखना होता है, पर ये कभी नहीं पता होता कि क्या क्या नहीं देखना होता है। अब सोशल मीडिया जब आ गई है तो फिर सब कुछ दिखा देती है, और उसमें क्या होता है कि वो ब्लर हो जाती है वो चीज़ कि मेरा अपना मन क्या कहता है, मेरी अपनी इच्छा क्या है, मेरे अपने गोल्स क्या हैं, मेरे अपने एम्बिशंस क्या हैं। तो जो मिलेनियल्स वाला जो एक दौर रहा और वो 90s वाला जो दौर रहा, उसमें कम से कम हम अपने आप के साथ कनेक्टेड थे, और अगर अपने साथ कनेक्टेड नहीं भी थे तो कम से कम हम खुद को, अपनी लाइफ को, अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब एक्सपोजर क्योंकि इतना ज़्यादा आ गया है तो अपनी लाइफ से हम कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं ये तो नहीं पता, पर क्योंकि एकदम तूफान ही आ गया है कि पूरी दुनिया ही अब एक फ़ोन में आ गई है, और आप स्क्रॉल करके ये भी पता कर सकते हो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर के विदेशों में क्या हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आई थिंक हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। डू यू थिंक कि आज की जनरेशन जेनजीज जिनको बोला जाता है वो ज़्यादा मनी सेंट्रिक है? मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं जनरलाइज करूंगी तो फिर पूरी की पूरी जनरेशन एक तरफ हो जाएगी। Is it a better word, not than money centric? Even if it is more practical, I cannot generalize, because I as a psychologist cannot generalize and say put everybody in just one tag, in just one category. The way we are generalizing 90s, why can't we generalize these kids? I'm not generalizing 90s. I am just saying that there were a few cultural things, there were a few differences in the upbringing also, parenting also.
उस वक्त का कल्चर अलग था, इतना सोशल एक्सपोजर नहीं था, तो जितनी भी लिमिटेड दुनिया आसपास थी माइंडसेट उसी हिसाब से चलता था। तो अगर मैं कह रही हूँ कि 90s के लोग आज भी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वक्त बड़ी बड़ी चीज़ों का एक्सपोजर था भी नहीं। अभी क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ों का एक्सपोजर हो गया है, जेन जी जो है या जेन अल्फा जो है इतनी चीज़ों में एक्सपोजर ले चुकी है और वो चीज़ें भी उनको दिखाई जा रही है जो बेचारों को देखनी भी नहीं चाहिए, राइट। तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो शायद कन्फ्यूजन, जैसे कि कोई भी देखनी नहीं चाहिए वाली चीज है, जैसे सुइसाइड केसेस हैं या जो भी एट्रॉसिटी सोशली हम देख रहे हैं, या जितने भी वॉर्स हम देख रहे हैं, या जितनी भी मिस हैपनिंग्स हम देख रहे हैं, 24 घंटे हम इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो हमें पता शायद होनी भी नहीं चाहिए इतनी, हम वो सारी चीज़ों से कनेक्ट हो चुके हैं जो चीज़ें हमें इतनी पता भी नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट मी, माई इमोशनल रेगुलेशन, माई इमोशंस, मैं कैसे हाइपर एक्टिव हो रही हूँ, मुझे स्क्रीन टाइम मेरा कितना होना चाहिए ये मुझे नहीं पता, मुझे उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पता। तुम्हें लगता है कि कोई 90s का कोई बच्चा होता, ये मिलेनियल्स कोई बच्चा होता, तो वो 13-14 साल की उम्र में एक वीडियो गेम ब्लू व्हेल जैसा कुछ खेल के सुसाइड कर सकता? मुझे लगता है कि जब जब सोशल मीडिया या जब जब कोई भी टेक्नोलॉजी आपके सर चढ़कर बोलने लगती है और आप बिलोंगिंगनेस खो देते हैं और उससे इतना कनेक्ट करने लगते हैं कि खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ जो है या ओवर कंजम्पशन जो है वो कम्प्लीटली ये दिखाता है कि आप खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो ओवर ईटिंग हो, ओवर शॉपिंग हो या किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन हो जाए। अगर आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए और इम्बैलेंस ही बन गया तो अब आपका रैशनल ब्रेन तो वैसे भी काम नहीं करेगा। बट हमारे टाइम में नई टेक्नोलॉजी में केबल टीवी आया था, बूमिंग, फ्रॉम क्लोजअप अंताक्षरी टू एवरीवेयर, फ्रॉम इट्स मोगली, इट्स बादल, फ्रॉम एवरीवेयर बारिश हो रही है, शायद थोड़ी थोड़ी मीठी सी महक की साउंड आपके इस पॉडकास्ट में भी आपको मिले, बिकॉज वी आर 90s, सो हम ये एडिट नहीं करेंगे, ये थोड़ा बादल बरसा बिजुली रहने देंगे। सो जिस बारे में बात कर रहे थे कि बहुत सारे चैनल्स आ रहे थे तब केबल टीवी में, जी, सोनी, अलग अलग किस्म के प्रोग्राम, और हम लोग बहुत कंज्यूम करते थे, बहुत देखते थे। तो आज के बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या क्या लग रहा है, और क्यों हमारा वो उतना कंजम्पशन नहीं था, ये इट्स बिकमिंग अ वेरी सीरियस थिंग, वाई? मैं दोनों टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ही हैं, अलग है, पूरे अलग है, फिर भी ऐसा नहीं कि हमारे सामने भी कुछ नहीं था। शायद हम ही वो जनरेशन है जिसने फ्रॉम चिट्ठी लिखने से, सूर्य ग्रहण एक्सप्लेट से देखने से, वाया केबल टीवी, फर्स्ट छोटा मोबाइल, उसके बाद वही मोबाइल, वो तोड़ू फोड़ू वाला 3310, फर्स्ट मैट्रिक्स का फ्लिप फोन, उससे फर्स्ट एंड्रॉयड आया, उसे सोनी कायसेरा का वो बड़ा सेट, सोनी एरिक्स, सब चेंज करते 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 हम लोग ने अभी एआई तक, वी आर विटनेसिंग एवरी सिंगल थिंग, और किसी जनरेशन को इतना लंबा वर्सेटाइल स्पैन नहीं मिला। सो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में जब आप जैसे मैं 90s में अगर थी तो मेरी जो एज थी जहाँ पर मुझे मीडिया कंज्यूम करने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो मेरे पास एक राइट ब्लेंड था एंटरटेनमेंट का। देर इज़ अ फैमिली ड्रामा ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फैमिली डायनेमिक्स, देर इज़ न्यूज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, देर वॉज द राइट बैलेंस ऑफ गेम्स ऑल्सो, क्रिएटिविटी ऑल्सो, कॉमेडी ऑल्सो, तो सब कुछ बहुत अच्छे से मालगमेशन हो रखा था। अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। अब वो आपको वही दिखाएगा जो आपके अंदर फियर जनरेट करेगा। अगर मुझे डर लगता है किसी चीज़ से तो सोशल मीडिया मेक श्योर करेगी कि वो मुझे बार बार दिखाई जाए। अगर मुझे डर लगता है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है, मुझे डबल चिन होने लगी है, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, तो बार बार मुझे वही चीज़ दिखाई जाएगी, एडवर्टीजमेंट से लेकर रील्स से लेकर सब कुछ। तो ये इतना पर्सनलाइज्ड हो गया है कि मेरी साइकी डिसाइड कर रही है कि मुझे क्या देखना है। मेरा बैलेंस्ड मेंटल स्टेट डिसाइड नहीं कर रहा कि मुझे क्या देखना है। तो जब तक कंट्रोल उन लोगों के हाथ में था जो भी ब्रॉडकास्ट करते थे, उन लोगों के हाथ में था कि एंटरटेनमेंट कितना कितना होना चाहिए, तब तक ठीक था। अभी मेरे हाथ में आ गया तो मैं अगर पिज्ज़ा 4 देखूंगी तो मैं चारों खा लूँगी अगर घर में कोई भी नहीं होगा तो। पहले मम्मा एक स्लाइस प्रेजेंटेबल होके सर्व करती थी कि एक पिज्ज़ा है, उसमें से 4 या 5 स्लाइस होंगे, एक एक स्लाइस सब खाएंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि
4 पिज्ज़ा हैं, मैं पैसे कमाने लगी हूँ, मैं चारों पिज्ज़ा खा सकती हूँ क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, मैं अर्न भी कर रही हूँ, मैं एम्बिशियस भी हूँ और मैं लिबरल भी हूँ, मैं फ्री भी हूँ, कोई कहने वाला भी नहीं है। सो यू नो पावर जब हाथ में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। यही सोशल मीडिया अगर आप अवेयरनेस के साथ यूज़ करें कि दिन में 1 घंटा यूज़ करनी है, 2 घंटा यूज़ करनी है, तो यही सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग भी हो सकती है। पर हम ब्लेसिंग तब करेंगे ना जब उसका कंजम्पशन पर हमारा बैलेंस या कंट्रोल होगा। जॉनथन हेइट ने शायद कहा है कि एंशियस जनरेशन, पेरेंटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की। 3 साल 4 साल से स्टार्ट हो रहे हैं, ये बच्चे खा भी नहीं रहे हैं और एक वाहियत किस्म का रोना आता है उनको, ऐसे यहाँ से कहाँ से लेके वो हल्क जैसा वो कर रहे हैं। और उसके ऊपर के 7 8 12 13 14 तो छोड़ ही दो, माशाल्लाह तौबा तौबा क्या सीनरियो है। तो ये जो स्क्रीन टाइम दे आर कंज्यूमिंग, इसका क्या किया जा सके, कैसे क्या किया जा सकता है? पहले तो आपने जो कहा कि एंग्शियस जनरेशन है वो इसलिए क्योंकि पैदा फोन के साथ हुए थे। अब बच्चा रोता है तो माँ उसको गोद में नहीं बिठाती है, बच्चा रोता है तो माँ उसको की गोद में गलती बिठाती नहीं है, बाप और माँ दोनों इंटीमेट दोनों भी हुए थे फोन के साथ, फोन के साथ। तो निकलेंगे तो वाइब्रेट हो गई ना। एब्सोल्युटली यस। तो अब माँ जो है वो बच्चे को गोद में उठाने के बाद जो दूसरी चीज़ है वो बॉडी की वार्मथ नहीं देती, अब वो मोबाइल फ़ोन देती है। तो जिसको डेवलपमेंट के लिए ही बॉडी की वार्मथ ना मिल के मोबाइल फ़ोन मिला है, टेक्नोलॉजी मिली है, तो वो ऑब्वियसली एनजाइटी तो क्रिएट करेगा ही। टेक्नोलॉजी अपने आप में उसके कोर में एनजाइटी है। तो आपका ये क्वेश्चन था कि ये जनरेशन जो है एंग्शियस है, वो इसलिए है क्योंकि बेस में ही टेक्नोलॉजी है। जहाँ पर ह्यूमन टच होना चाहिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे कंपैशन होना चाहिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे मदरहुड होना चाहिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे पेरेंटिंग होनी चाहिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। जब बनी ही टेक्नोलॉजी से है तो एंजाइटी तो क्रिएट होगी ही। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि राइट एक्सपोजर, माँ को बच्चे के लिए फ़ोन कब देना है, कितना टाइम देना है, क्या क्या कंज्यूम करवाना है, क्या क्या कंज्यूम नहीं करवाना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक्स होते हैं कि बच्चा जब रो रहा है तो उसको फ़ोन नहीं देना, पहले उसको शांत करना है। ये जो क्विक हर बात पर हम फ़ोन दे रहे हैं, ये इतने सारे डोपामिन शॉट्स हम ले रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, तो एक तो वो पेरेंट्स को देखकर उनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एग्जैक्टली वैसी हुई है कि दे आर यूजिंग फ़ोन, आई शुड ऑल्सो यूज़ फ़ोन। सो इफ़ दे आर यूजिंग, वी शुड ऑल्सो यूज़ इट। इफ़ दे आर यूजिंग, इफ़ दे आर नॉट गिविंग अस, तो मतलब ये इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ पार्शल हो रहे हैं, तो वो फ़ोन भी मांगेंगे। तो इट्स डायरेक्टली कि अगर पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी मांगेंगे। पेरेंट्स अगर खुद का अपना कंजम्पशन कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, तो फिर भी चांसेस हैं कि बच्चों का कंजम्पशन कम हो। तो एंग्शियस जनरेशन का रीज़न है पूरी परवरिश, पैदाइश, रूट सारी टेक्नोलॉजी से सींची गई हैं। जहाँ टेक्नोलॉजी होगी वहाँ एंजाइटी अगर होगी। कोई बच्चा झूठ बोलता हुआ माँ बाप के सामने पकड़ा गया कि वो फ़ोन देख रहा था या फ़ोन के में कुछ भी कर रहा था, ये झूठ बोल के कर रहा था, तो हाउ शुड द पेरेंट रिएक्ट एंड व्हाट शुड दे डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इमीडिएट केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये होती है कि वो उनको सेफ स्पेस प्रोवाइड करें, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट तभी मांगता है जब उसने कोई गलती कर दी है या उसने कोई झूठ बोल दिया है। तो वहाँ पर अगर आपने उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, वहाँ पर अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए, तो वो आज ही नहीं, वो आगे आने वाले सारी जगहों पर जहाँ जहाँ झूठ बोलेगा या जहाँ जहाँ गलती करेगा, वहाँ पे आप पर रिलाई नहीं कर पाएगा। तो जब भी बच्चा गलती कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है या झूठ बोल रहा है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि बच्चा ही है, अडल्ट नहीं हुआ है, और आप समझ पा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और झूठ हम तब बोलते हैं जब हमें डर लगता है, देयर इज़ अ फियर, कि अगर हमने कन्फ्रंट कर दिया सामने वाले को कि मैं ये कर रहा था, तो उसके बाद मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या मुझे डांटा जाएगा या मुझे जज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करें जहाँ पर बच्चा कम से कम झूठ ना बोले। वहाँ पर कम से कम बच्चा कंफर्टेबल हो कि मम्मा मैंने यूज़ किया था फ़ोन, मैंने 1 घंटा यूज़ किया था। उसके बाद बच्चे के पास अपनी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। बच्चे को अगर आप कंप्लीटली खुद पर डिपेंडेंट बनाएंगे कि जब मम्मी देगी फ़ोन तभी फ़ोन लेगा, जब मम्मी वापस छीन लेगी तभी वो फ़ोन देगा, उसके पास अपनी डिसीजन मेकिंग और अपनी लिबर्टी है नहीं, इससे उसका अपना ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा। तो बच्चे को कुछ कुछ चीज़ों के फ़ोन जब देना है तो रिवॉर्ड के रूप में दें, और फ़ोन जब नहीं देना है तो हो सकता है आप ये कहें कि आज आपने ये टास्क नहीं किया, आज आपने होमवर्क नहीं किया, इसलिए आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। तो फ़ोन ऐसे ही नहीं आ जाना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसे ही लाइफ में एंटर नहीं कर देनी चाहिए। आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की तरह भी फ़ोन के 15 मिनट्स 20 मिनट्स के यूसेज, और बच्चों को टाइम कैलकुलेशन सिखाएं कि यू हैव 30 मिनट्स एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट। लेकिन अगर आपने उससे फ़ोन छीन लिया,
दैट्स व्हेन यू आर अटैकिंग हिज डिग्निटी। तो आप फ़ोन छीनिए मत, देखिए वो यूज़ कर रहा है, वो अगर कह रहा है मम्मा 5 मिनट और, तो वेट कीजिए 5 मिनट, टाइमर लगाइए, फ़ोन रखिए वहाँ पे टाइमर लगा के कि दिस इज़ हाउ यू कैन प्रॉब्ली टेक इट, बट डोंट स्नैच। उससे उसका डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बहुत इम्पैक्ट होगा। जो टीन एज में है बच्चे, जो जेनजी के जो भी है, जो ये बाद में उनका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रहा है, आपको पता ही होगा, आपके पास आते हैं लोग, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेट्स कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें निकल के आए, या पेरेंट्स या दोस्त, कोई भी गर्लफ्रेंड, कोई भी वो पहचान पाए कि ये प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं किससे, वी शुड मार्क इट। कॉमनली मैं अगर कहूँ तो जो जनरेशन है मिलेनियल्स, जो पेरेंटिंग अभी कर रही है, वो बहुत ही एंग्शियस पेरेंटिंग कर रही है। बहुत एंग्शियस होके लोग, बहुत फियरफुल होके, बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड बाय फियर हैं सब लोग ही। क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर हुआ है सोशल मीडिया से, मैं डायरेक्टली बिना किसी हेजिटेशन के सोशल मीडिया को ब्लेम करना चाहूँगी इस पे, कि हमें जिस तरीके का कंटेंट का एक्सपोजर मिल रहा है, वी आर नॉट इक्विप्ड mentally to handle so much chaos and so much violence around us। तो जिस तरीके का हमें एक्सपोजर मिल रहा है, पेरेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स को एंजाइटी होने लगी कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे। अब जब पेरेंट्स को एंजाइटी होने लगी तो वही एंजाइटी बच्चों में भी ट्रांसफर होने लगी है। मैंने नेक्स्ट डे फ्लाई किया था, या हाँ टिकट था, कैंसिल नहीं कर पाया, गरीब हूँ। सो यू नो दैट्स हाउ इट हैपन्स कि अगर आपके अंदर, पेरेंट्स के अंदर कोई फियर है, पेरेंट्स के अंदर कोई एंजाइटी है, तो वो ट्रांसफ़र होके सीधा टीनेजर्स पर आ रही है। और ज़्यादातर जो मिलेनियल्स पेरेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ 90s की, सो उनमें जो है वो फियर, पैंडमिक के बाद से भी बहुत फियर आया और बहुत एंशियस एंजाइटी जो उनमें दिख रही है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुद किसी भी चीज़ से डरते हैं, वो हाइट से डरते हैं, या वो बाहर जाने से डरते हैं, या वो जो है रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप से बहुत ज़्यादा डरते हैं, एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बाहर जाने से डरते हैं। तो उनके बच्चों में भी वही सब कुछ दिख रहा है, वो भी खुद को आइसोलेट ही कर रहे हैं। दे ऑल्सो डू वॉन्ट टू कनेक्ट विद एनीबडी आउटसाइड, दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिमिट देमसेल्व्स टू जस्ट सोशल मीडिया एंड टू जस्ट दिस गैजेट, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा। तो टीनेजर्स का जो सबसे ज़्यादा मसला है, एक तो ये है कि दे आर ओवर एम्बिशियस, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ अदर इशूज़ लाइक अनसर्टिनिटी, किसी को पता ही नहीं है कि होगा क्या, क्लाइमेट किसी काम का नहीं रहा, वो आपके हाथ से निकल रहा है, फिनेंसेस आपको नहीं पता कि हाउ आर यू गोइंग टू फिक्स इट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट पूरा डल है, डाउन है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो ये जो अनसर्टिनिटी है, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करती है। और ये एंजाइटी एकदम आप ब्लड में, मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं ये कहने में कि आप खून में ही आ गई है एंजाइटी, फियर और अनसर्टिनिटी सबकी है। तो ये सोसाइटल अनसर्टेनिटी और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द गवर्नमेंट्स और बहुत सारे ऐसे चीज़ों में ही, एंजाइटी से या गुस्से से ही क्या नेपाल का जेनजी रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट जो भी बोलो, इसकी इजाद का रीज़न ये है? कंप्लीटली मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं पार्शली उसको भी एक रीज़न मानती हूँ। क्योंकि अगर होपलेसनेस कलेक्टिवली किसी भी कल्चर में डेवलप होगी, तो वो इसी तरीके का रेवोल्यूशन लेकर आएगी। अगर आपने कलेक्टिवली 5 लोगों या 10 लोगों ने या 15-20 लोगों ने होपलेस फील किया है, डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, तो उसके बाद इसी तरीके का अग्रेशन आएगा। परिवार में भी ऐसा ही होता है। फैमिली डायनेमिक्स अगर आप देख लें कि सारे ही लोग अगर डिसअपॉइंट हो गए किसी फैमिली डायनेमिक्स से, तो वो इसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट या रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर कलेक्टिवली किसी ने भी होपलेसनेस और कलेक्टिवली किसी ने भी इस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस किया है, जो कि उन्होंने किया है, तो अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है, तो आई थिंक यस, बहुत सारे रीजंस है, पर उनमें से भी एक रीज़न ये है कि they have experienced that is why they have taken that step। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट देम? जो बच्चों ने अभी एक गवर्नमेंट गिरा दी, अच्छा खासा मंत्रियों को घर घर से निकाल के मार मार के भरता बना दिया, तो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट इट? और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक सोशल मीडिया ऐप, उस पे दे हैव सिलेक्टेड एंड वोट करके, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जज थी उनको बनाया गया है। तो हम लोग बोलते थे इतना इलेक्शन करने का क्या है, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, सच में डाल दिया। तो हाउ दे हैव रिएक्टेड एंड व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस? इसकी जो इजाद होती है वो डिसअपॉइंटमेंट से होती है। डिसअपॉइंटमेंट एंगर बनता है, एंगर अग्रेशन, और फिर फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद इस तरीके के सिनेरियोज जो हैं वो टेक प्लेस करते हैं। तो अगर मैं छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट्स हो गए कि मुझे आपसे डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि आपने मुझे 6 बजे का टाइम दिया था बट वी कुडंट मीट, तो ये डिसअपॉइंटमेंट जो है
ये मैंने आपसे बात कर ली, हम म्यूचुअली अग्री किए, हमने म्यूचुअली एक दूसरे को अपोलोजाइज किया और उसके बाद ही अगली बारी ठीक हो गया, अगली बारी हम मिले। पर रिपीटेटिवली अगर ऐसा होता रहेगा तो वो एंगर, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डेवलप होगा। उसके बाद हो सकता है दोबारा कभी अगर आप मिलने के लिए कहें तो मैं कहूँगी कि मुझे नहीं मिलना है। सेम वे में अगर आप रिपीटेटिवली किसी को बैक टू बैक इस तरीके से, जहाँ पे ऑलरेडी उनकी लाइफ में इतनी अनसर्टिनिटी है, उनको ऑलरेडी नहीं पता कि क्लाइमेट उनके हाथ में नहीं रहा, फिनेंसेस उनके हाथ में नहीं है, करियर उनके हाथ में नहीं है, डेमोक्रेसी जो भी कर रही है वो पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या ग्रोथ दे रही है, उसको उनकी डायरेक्शन नहीं समझ आ रही है, तो वहाँ पर फुल ऑफ अग्रेशन है, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। तो कलेक्टिवली जब भी इस तरीके का होपलेसनेस होगा, मीनिंगलेसनेस होगा लाइफ में और डायरेक्शनलेस लोग फील करेंगे, तो एक साथ, और आयरनी की बात यह है कि सब एक साथ अगर फील कर रहे हैं तो मतलब वो एग्जिस्ट करती है। तो आप 4 लोग जो ग्रीफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर 4 लोग एक साथ बैठ जाएंगे तो वो कोई चेंज क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक सर्टेन एज में हैं तो आप किसी और इंसान से मिलकर देखिए, बात करके देखिए, और आपको पता चलेगा कि जो क्राइसिस उस एज में आप फील कर रहे हैं सामने वाला भी फील कर रहा है। जब आप देखेंगे कि सारे ही लोग अपने 30s में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या अपने 40s में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, आपको थोड़ा सपोर्टेड फील होता है, आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है। तो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ कम्युनिटी विद अ कॉमन ग्रीफ दैट एवरीबडी इज फीलिंग। सो इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि जब 500 लोग या 5000 लोग या 50,000 लोग एक ही तरीके का ग्रीफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी का पार्ट हो गए हैं, वहाँ पे वननेस आ गई है। और अगर वननेस आ गई है किसी भी सिस्टम में या किसी भी कम्युनिटी में, तो उसके बाद तो वो हैप्पीली नहीं गैदर हुए हैं। इतने ही लोग सत्संग में भी गैदर होते हैं, इतने ही लोग किसी समागम में भी गैदर होते हैं, वो पीसफुली भी स्टैंड करते हैं, राइट। पर इतने ही लोग अगर अग्रेशन में खड़े हुए हैं तो उसके बाद डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन होना ही था। आज नहीं कर। बीजीएम में बज रहा है मेरे दिमाग में, दुनिया ने हमको दिया क्या, वही दुनिया से हमने लिया क्या, हम जग की परवाह करे क्यों, जग ने हमारा किया क्या। यस। और उसके बाद ये आता है दम मारो दम। तो इस दम पे आते हैं। मैं ये चीज़ दम के साथ कह सकता हूँ कि ड्रग एडिक्शन बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है इंडिया में, मुंबई में और भी अलग अलग जगह पे, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा, गांव में भी, पंजाब का तो पता ही है सबको बाकी। तो ये जो यूथ में ड्रग कंजम्पशन बढ़ रहा है, अल्कोहलिज्म बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो क्या है, इज इट ए इटर्नल वॉइड क्रिएट हो रहा है, या फिर जस्ट दे आर ट्राइंग टू बी कूल, और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जल्दी हो रही हैं, तो जो 90s के मिलेनियल्स के लिए 32 में आता है, ये इनके लिए 18-17 में आ रहा है, क्या है। जब आप किसी सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, परिवार से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, पहली चीज़ तो आपको इतना सारा ग्लोबल एक्सपोजर मिल गया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 साल का बच्चा जो है वो मिलियनियर है, 15 साल का बच्चा जो है वो आपसे कई गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो आपने ये ठीक बात कही कि जो 30s वालों को, जो 90s या 80s वालों को अपने 30s में करना था, वो इनको 10 साल और 12 साल और 15 साल की उम्र में एक एंजाइटी होने लगती है कि दिस इज़ हाउ पीपल आर ग्रोइंग, वेयर आर वी गोइंग टू लीड, राइट। तो जहाँ पर ये बात होती है तो वॉइड तो होता ही है, डिस्कनेक्ट तो होता ही है, एक वैक्यूम तो फील होता ही है। पर शुरू में जो ये चीज़ें होती हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो वो शुरू में हम कनेक्टिविटी के लिए करते हैं, बिलोंगिंगनेस के लिए करते हैं कि आज दोस्त ने ये ट्राई किया, मैं भी उसके साथ ही ट्राई करके देखूंगा, आज दोस्त ने स्मोक किया, मैं भी उसके साथ ये स्मोक करके देखूंगा। वो भी उसका भी सटल सा एक रीज़न है कि कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ब्रदरहुड बनाने के लिए, भाई भाई साथ में सिगरेट पियेंगे, राइट। सो वो भाई भाई साथ में सिगरेट पियेंगे, बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते करते फन लेते कब वो वॉइड फील करने लगते हैं और उनको लगता है कि दिस इज नॉट द प्लेस वेयर वी बिलोंग टू, यहाँ तो मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि सो मच क्योस अराउंड अस, राइट। मैं बार बार जैसे बता रही हूँ कि एनवायरनमेंट ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है, फिनेंसेस आपके हिले हुए हैं, मेंटल हेल्थ का आपका कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ पर why should I come here? Why should I be here? Why should I be in my senses here? तो this urge of not being in senses and not accepting this society,
दिस इज नॉट माई सोसाइटी, दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग टू, आई शुड गो समवेयर एल्स, तो वो फिजिकली तो कहीं नहीं जा पाते पर मेंटली वो डिस्कनेक्ट करके समवेयर एल्स दे ट्राई टू गो. सो ये वहाँ से शुरू होता है, ब्रदरहुड से शुरू होकर उसके बाद एक छोटा सा आपकी हैबिट बन जाती है, फिर एडिक्शन बन जाता है, एडिक्शन के बाद फिर वो कहीं ना कहीं आपका जो वॉइड है ओवरऑल उसको भी फिल इन करने की कोशिश करता है, बट इवेंचुअली यू रियलाइज कि इवन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा. एक बार को उससे भी आप इम्यून हो जाते हो और उसके बाद भी कुछ नहीं होता. तो ये जो वॉइड है कलेक्टिव, इसका जो हटाने का अगर है तो ये ड्रग सिर्फ उसको टेम्पररीली ईज पर लेकर आ सकता है, पर सोल्यूशन तो वो भी नहीं है. और हम सबको पता है, हम जब सेंसेस में होते हैं हम सबको पता है कि अरे ये मुझे कहीं नहीं लेकर जाएगा, बट स्टिल होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, हताशा, कलेक्टिवली हम इतना डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं कि हमें लगता है कि व्हाट इज द पॉइंट. हम मॉडर्न एरा में अभी खड़े रह के इंडिया में बाल विवाह का बहुत प्रोटेस्ट करते हैं कि लड़कियों का 12, 13, 15, 16, 17 में शादी होना ही नहीं चाहिए. इवन हो सके तो 18 में भी कैंसिल कर दो, 21 को टाइम बना दो, या फिर 25 में भी करे तो करे. बाल विवाह एकदम सही नहीं है और ये फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं है और ये टाइम देना चाहिए लड़कियों को. ये एक हो गया जिस पे ऑलमोस्ट पूरा इंडिया हाँ ही बोलेगा. थोड़ा बहुत रूरल इंडिया और थोड़ा बहुत शहर के बहुत कम लोग छोड़ के. बट अब एक फैक्ट बताता हूँ मैं, ज़्यादातर अभी जो लड़कियां 25 साल की हैं अभी, और अभी जो लड़कियां 15 साल की हैं, सेम एज लड़के, लड़कों का मार्जिन थोड़ा कम है, लड़कियों का ज़्यादा है. सब ने 14, 13 या 15, 16 साल से फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर लिया. तो आप केस करने जाओगे तो ये तो दूसरे केस में आ जाएगा, बट इट्स हैपनिंग एवरी सिंगल वेयर. और 25 साल की उम्र तक उनका बॉडी काउंट उनके उम्र से ज़्यादा हो जाता है. ये अर्बन सेक्टर में बता रहा हूँ. गांव के सेक्टर में लड़कियों का कम, लड़कों का ज़्यादा, बट किससे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 13, 14, 15, 16, 17 ईजीली. और ये हो रहा है. तो बाल विवाह में प्रॉब्लम है और इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है, ये क्या चल रहा है, किस्सा समझ में नहीं आ रहा है. प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज़ के होते हैं. एरा चेंज हो रहा है पूरा का पूरा. आप कल्चर ही देख रहे हैं, पूरे कल्चर में शिफ्ट आ गया है. तो जो सही गलत जो है हमेशा जनरेशनल होता है, डिफरेंट कल्चर और जनरेशन पे डिपेंड करता है. पर बायोलॉजिकल इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम सब अवेयर हैं इसके कितने बायोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं और कितने ख़राब बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं. मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, आई एम नॉट द एक्सपर्ट. मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करूँगी. तो पहला साइकोलॉजिकल जो नुकसान है वो ये है कि आपके लाइफ में कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह बहुत ज़रूरी है. तो यू आर लूजिंग द कमिटमेंट एलिमेंट इन योर लाइफ, यू आर लूजिंग द कनेक्शन एलिमेंट फ्रॉम योर लाइफ. टिकना, पेशेंस आप लूज कर जाते हैं. जितनी भी बेसिक मॉरल वैल्यूज़ हैं जो आपके कैरेक्टर में, नॉट दैट कैरेक्टर दैट वी टॉक अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर वो जो टिपिकली यूज़ हम करते हैं, पर पर्सनैलिटी में जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए ठहराव के लिए, रेजिलियंस के लिए, परसिवरेंस के लिए, कमिटमेंट जो आपके अंदर होता है, ग्रिड जो आपके अंदर होती है, वो सारी चीज़ें मिसिंग होंगी. और उसके बाद आप किसी भी चीज़ को लगकर कमिटेडली और बहुत फोकस के साथ कर नहीं पाएंगे. अगर मैंने जॉब ज्वाइन किया, किसी जॉब को मैंने ज्वाइन किया, मान लीजिए 21 में मेरा फर्स्ट जॉब मैंने ज्वाइन किया, उसको 2 महीने काम किया और मुझे लगा दिस इज़ नॉट फॉर मी. फिर मैंने जो है जॉब छोड़ दी, 3 महीने दूसरे वर्क प्लेस पे काम किया. 3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ दिस इज़ नॉट फॉर मी. फिर उसके बाद 6 महीने कहीं और, 8 महीने कहीं और, 9 महीने कहीं और, 1 साल कहीं और मैक्सिमम अगर मैं देखूँ मेरे पूरे वर्क एक्सपीरियंस में टोटल मैंने 10-15 जॉब्स चेंज कर ली हैं और टोटल कहीं पर 1 साल भी मैं टिकी नहीं हूँ. तो यूजुअली क्या होता था कि जब रिक्रूटर्स देखा करते थे, और 90s वाला दौर में बताऊंगी या मैं अभी भी बताऊंगी, कॉर्पोरेट में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि एक्सपीरियंस तो 13 साल का है लेकिन आप 1 साल कहीं पर टिके नहीं हो. तो यहाँ पर तो कमिटमेंट इश्यूज़ हैं. आप टिक कैसे पाओगे, आप कनेक्ट कैसे हो पाओगे, आप बिलोंगिंगनेस कैसे क्रिएट कर पाओगे. आप जब तक बिलोंगिंगनेस नहीं क्रिएट होती तब तक आप हार्डवर्क भी पुट नहीं कर पाते. आप सिर्फ सर्फेस लेवल पे बहुत आर्टिफिशियली और सुपरफिशियली उसके लिए काम कर रहे होते हो. तो यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन करने लगते हैं, इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आने लगता है, आपके वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आने लगता है. और हमारे पेरेंट्स हमें कहा भी करते थे, अगर आई एम नॉट श्योर इफ़ यू ऑल्सो कैन रिलेट टू दिस, कि चाहे कुछ भी हो जॉब नहीं छोड़नी है, यहाँ पे लगे रहना है, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे क्विट नहीं करना है, सब चीज़ें ठीक हो जाती है, समय के साथ सब ठीक हो जाती हैं.
तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाली जनरेशन के पास है नहीं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। समय ठीक करे ना करे उससे पहले तो हम ही कर देंगे। पर कमाल की बात ये है, ठीक भी कुछ नहीं हो रहा। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 10 प्लेसेस, वर्क प्लेसेस शिफ्ट कर भी लिए, अगर जो कुछ ठीक हो जाएगी अल्टीमेटली आप कहें कि फाइनली आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तब तो मसला ही हल हो गया। तब तो आप 10 चेंज कीजिए या 20 चेंज कीजिए या कितने भी चेंज कीजिए, पर उसके बाद भी अगर वो वॉइड और वैक्यूम फील हो रहा है तो ये चिंता की बात है। ज़्यादातर यंगस्टर्स जॉब करना नहीं चाह रहे, फ्रीलांस या समथिंग, वर्क फ्रॉम होम या समथिंग जिस पे उनको डेली बेसिस पे काम ना करना पड़े, एक रूटीन ना रहे, ऐसे जॉब के लिए या ऐसे काम के लिए दे आर परसुइंग मोर। तो इससे क्या लगता है? पावर डायनेमिक्स डिनाई करते हैं आज की जो जनरेशन है, हियरार्कल स्ट्रक्चर डिनाई करते हैं। कॉर्पोरेट्स में लोग इसलिए भी नहीं टिक पाते जेनजी, क्योंकि नहीं पसंद उनको कि देयर इज अ सिस्टम, दे डिनाई द सिस्टम ऑल्सो, दे डिनाई द हियरार्कल स्ट्रक्चर ऑल्सो, दे डिनाई द कल्चर ऑल्सो, एवरीथिंग दे आर डिनाइंग एंड दे वॉन्ट टू क्रिएट देयर ओन कल्चर। But even if they want to create their own culture, they have to refer to the previous culture. Before you create your own new culture, you have to refer to the pros and cons, but they are not looking at pros at all. They are only looking at cons. So अगर मुझे एक नया घर बनाना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि पुराने घर में क्या क्या दिक्कतें थी। पुराने घर का ढांचा, पुराने घर का स्ट्रक्चर मुझे बहुत हेल्प करेगा नया घर बनाने में। पर हमें लग रहा है कि पुराना घर अब काम का ही नहीं रहा है, इसको तोड़ो, खत्म करो, नया घर बनाएंगे। तो ये जो कंप्लीटली डिस्टॉर्ट, कंप्लीटली डिनायल, कंप्लीटली रेजिस्टेंस जो है रियलिटी के साथ, ये डिल्यूजनल लाइफ है। आप किसी चीज को तो रेफर करेंगे ना, कम से कम आप कुछ ये तो बताएंगे ना कि ये अच्छा नहीं था और ये अच्छा था। आप कह रहे हैं पूरा सिस्टम ही खराब है। अगर इस तरीके की जनरेशन है या इस तरीके का माइंडसेट है तो मुझे लगता है कि फिर ठहरना चाहिए, वहां पे फिर से सोचना चाहिए कि किसी चीज को तो रेफर किया जाएगा ना। नया सिस्टम बनाने के लिए भी पुराने सिस्टम का रेफरेंस तो लिया जाएगा, पर अगर पुराने सिस्टम को एकदम खत्म कर दिया जाएगा तो आप टिकेंगे कहाँ पे? तो मैं एक रेफरेंस देता हूँ आपको, रेफर करता हूँ एनसीआरबी का डाटा 2022 का। सुइसाइड काउंट्स 1,70,000 पर ईयर, 1.7 lakhs पर ईयर बढ़ रहा है। वो तो सरकारी आंकड़े हैं, उसके बाहर भी बहुत सारे हैं। बिलो 40 मर्द मैसिव, सिर्फ 25 से 40 के मर्द, बहुत ज़्यादा। बच्चे क्लास 10 9 के, मैंने लास्ट 1 साल में 3-4 स्टूडेंट्स को, उनके घर वालों को और भी लोगों को, और जो पैरामीटर में आना चाहिए ना कि ये रीज़न हो जाए, कर्जे में डूब गए, ये हो गया, वो हो गया, तो ठीक है, समझने वाली बात है। और जो सुइसाइड्स हम देख रहे हैं उनमें समझने वाली बात समझ में नहीं आ रही है, पर पेन तो है, कुछ तो है। और क्या है कि इतनी जल्दी सब कुछ बकवास लग रहा है। ग्लोबल क्राइसिस है ये मेंटल हेल्थ का, ग्लोबल है, बिल्कुल पूरी दुनिया में है। मीनिंगलेसनेस जो है हम सबके अंदर घर कर चुकी है, क्राइसिस हम सबके अंदर घर कर चुका है। प्रॉब्लम्स इतनी है कि हम उसको दिखा भी नहीं सकते और सारा मेंटल है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर मैं फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करूं तो वो टच करके आप गिनी चुनी बता पाएंगे, पर ज़्यादातर जब काउंसलिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ओपन अप तक नहीं कर पाते। दिस collectively everybody is feeling so lonely and isolated, collectively everybody is feeling so meaningless. उनको लग रहा है कि what is the point of everything, you know, even if we do this, even if we do that, even if we do that, so you know, too many options given and you are not doing anything. You know, when you are given too many options, हमारे पास 3-4 ऑप्शंस ही होते थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, 5-6 ऑप्शंस होते थे, रटे रटाए वही ऑप्शंस होते थे, तो हम उनमें से एक चुन लेते थे, हमारे लिए ईजी था। अब जब इतने सारे ऑप्शंस हर जगह मिल गए हैं तो वी आर सो कंफ्यूज कि एक्चुअली करना क्या है। तो ये जो क्राइसिस है, ये देश, ये नेशनल लेवल पे नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे है। एवरीबडी इज नाउ फीलिंग सच
such a crisis, existential crisis. What is the point? What is the meaning? Why are we even here? Why are we tolerating it? What is the point of marriage? What is the point of having a family? My mother is toxic, my father is toxic, my brother is toxic. What is the point of living with them? What is the point of having this girlfriend who argues with me 24/7? So they are questioning everything, and they are trying to customize, or probably willing to have a world which is perfect. This perfection doesn't exist. Everything that you are experiencing has pros and cons, but the kind of world that is created for us thanks to capitalism and consumerism, that they have given us the freedom to personalize the world, कि आप अपनी मर्जी का खाना 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो, आप अपना फेवरेट ड्रेस 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो, आप सारी चीज़ें 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो, आप तुरंत कहीं भी पहुंच जाओगे. लाइफ में ऐसा नहीं होता. अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, आपको उस रिलेशनशिप को 3 से 5 साल देने पड़ेंगे. अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, आप 10 मिनट में नहीं कर पाओगे, आपको उनके साथ रोज़ 15 मिनट आधा घंटा बैठना पड़ेगा. कलेक्टिवली दोनों को मिलके कोशिश करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है. इसमें बहुत टाइम लगता है कि आप रोज़ किसी चीज़ को करते हो. आई रिमेंबर अ फ्रेंड हु सेड दैट माई फादर यूज्ड टू से दैट आई फॉल इन लव. समबडी आस्क्ड कि आपकी सक्सेसफुल मैरिज का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ हर दिन I fall in love with her every day, as if I'm recently married, as if I got married today, even today only. So इसके लिए बहुत पेशेंस, कमिटमेंट, स्लो पर्सनालिटी, स्लो एटीट्यूड और स्लोनेस को अडाप्ट करना पड़ेगा. लेकिन जनरेशन के साथ ब्लंडर ये हो गया है, वेरी अनफॉर्चुनेट दिस इज़, कि एक ऐसा कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म ने डेवलप कर दिया एक वर्ल्ड जो कि क्विक टू अचीव है. लेकिन जितनी भी रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो बहुत टाइम लेती हैं. मेंटल हेल्थ के सेशंस में जब मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. आई टेल देम यू हैव टू स्टे विद मी फॉर एटलीस्ट 6 months. दे कांट बिलीव दिस आइडिया. उनको इस आइडिया में यकीन नहीं होता कि 6 महीने 6 दिन में क्यों नहीं हो सकता. मैं कहती हूँ कि एक सेशन एक हफ्ते में होगा, जैसे एक ही सेशन एक हफ्ते में, रोज करो ना आप सेशन. नो, यू हैव टू गिव टाइम, राइट. आप बीज बोते हो, उसमें पानी डालते हो, बीज फूटने का अपना टाइम होता है. आप उसमें तो टेक्नोलॉजी डाल के फटाफट ये सब नहीं कर सकते, और कर भी रहे हैं तो हम उसके रेपरकशंस भी देख रहे हैं कि सब कुछ ब्लंडर हो रहा है, सब कुछ टॉक्सिक हो रहा है. तो ये जो इम्पेशंस हमारे अंदर डेवलप हो गया हर चीज़ को लेके, ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक मुझे लगता है. ये जो दुनिया हमारे लिए बना दी गई है, बहुत फॉल्स स्यूडो वर्ल्ड, दैट इज़ एग्जैक्टली द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ व्हाट इज़ रियलिटी. कुछ ही दिनों में पहले मेरे बहुत ही करीबी एक दादा, ही इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी, ही इज़ समथिंग एल्स. ही हैज़ अ कैरिश्मेटिक पर्सनालिटी. मैंने बहुत बड़े बड़े इंसान देखे हैं ज़िंदगी में, बहुत कैरिश्मेटिक पर्सनालिटी देखी हैं, पर ज़्यादातर डोंट स्टैंड विथ ट्रूथ, हिज ट्रूथ. ही इज़ ट्रूथफुल टू हिज लाइफ एंड एवरी सिंगल पर्सन, और उसका करिश्मा तो अब दुनिया देख रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट जुबिन गर्ग. किसको पता था कि एक सिंगर फ्रॉम असम, जिसके जाने के बाद इतने लोगों की भीड़ होगी, जो दुनिया में 3rd पोजीशन में आएगी, प्रॉबली मोर देन बॉब मार्ले, मोर देन उत्तम कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर, सबके ऊपर चले गए. सिर्फ उनके आगे शायद प्रिंसेस डायना एंड माइकल जैक्सन, प्रॉबली ये दोनों हैं. क्या बीज बोया था उन्होंने, क्या रिश्ता, कैसे. आई वॉन्ट टू नो द साइकोलॉजिकल कनेक्टिविटी ऑफ द होलसम ग्रीफ ऑफ द पीपल ऑफ असम एंड इंडिया फॉर हिम. Were you in grief? आई एम. I'm also in grief. आई एम. मेरा तो क्या मैं बोलूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है, मेरी गाड़ी में 2 गाने कांस्टेंट है. एक याली, दूसरा जाने क्या चाहे मन. बोथ बिलोंग टू हिम. याली तो क्या है, मतलब छोड़ ही दो, आपको कहीं भी, मतलब क्या ही है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, गाने के लिए फ़ैन था, प्यारे बहुत सारे सब. पर जब उनसे मिला था मैं, मिलने के बाद किस्सा क्या हुआ तो पता है, इतना बॉन्डिंग हो गया. अच्छा, उनको मुझे बॉकफुल का पकोड़ा बोलते हैं, वो बना के खिलाना था अपने हाथ से. मेरी फ़्लाइट है, वो बोल रहे तू बैठ ना, मैं बोल के फ़्लाइट रुकवा देता हूँ. ये उन्होंने किया है, और वो कर सकते हैं, ये वही कर सकते हैं, ठीक है.
और मैं तो बोलने से फ़ायदा नहीं है उनको कुछ, वो बोले मैं सुनूंगा तो तू बोलेगा मैं सुनूंगा एंड दिस इज़ लाइक इट। तो बॉकफुल का बॉड़ा उन्होंने बना के खिलाया, फिर मुझे क्या उसने बोला था कि चलो रेकी में चलते हैं। वो शायद लखीमपुर जा रहे थे अपने फिल्म के काम के लिए, जो फिल्म अभी इनकम्प्लीट है, उनकी बीबी कंप्लीट कर देगी गौरीमा भाभी। तो मैंने देखा नहीं है वैसा आदमी, मैंने ऐसा, और वो अब जो बोल रहा है और जो जिंदगी जीते हैं, इत्तू सा फर्क नहीं, इत्तू सा फिल्टर नहीं, कुछ नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। अरे मैं तो ग्रीफ में छोड़ो, उनको देखा नहीं है, ऐसे लोगों को भी दर्द हो रहा है सिर्फ वो इंटरव्यू बाद में देख के, हमसे सुन के, लोगों का ग्रीफ देख के। मैंने ही शायद बोल दिया आंसर कुछ भी। यस, आप ही ने बोल दिया आंसर कि अनफिल्टर्ड थे, रॉ थे, ऑथेंटिक थे। सो मुझे किसी के जाने पर ग्रीफ तभी होगा जब मैं उस इंसान के साथ वो कनेक्शन शेयर कर पाऊँगी, चाहे वो दूर हो मुझसे, मैं कभी मिली ना हूँ, पर मुझे उनके साथ कनेक्शन फील होता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि उन्होंने जो आइडियोलॉजी बनाई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी, ऑथेंटिकली कनेक्शन डेवलप करके, तो एक बार को पूरी जनरेशन को, पूरे दुनिया को, पूरे देश को ऐसा लगने लगता है कि ही बिलोंग्स टू मी, वो मेरी आवाज़ बोल रहे हैं, ये वही बोल रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे बिहाफ पर बात कर रहे हैं। तो ये पैरा सोशल बिहेवियर होता है जहाँ पे प्यार वन साइडेड होता है। किसी सेलिब्रिटी को प्यार करते हो आप, या आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो जिसके साथ आपका बहुत फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, पर आप आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब सर रतन टाटा नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी फैमिली का कोई इंसान चला गया हो, जबकि नेवर मेट, जस्ट रेड हिम। बस मैं ये समझने की कोशिश करती थी कि वो इंसान इतना सादा जीवन जी कैसे लेते थे, वो इंसान कैसे बने रहे, कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म का वो हिस्सा कैसे नहीं बने, उन्होंने कैसे हमेशा लोगों का सोचा, कैसे हमेशा वो परोपकार को हमेशा ऊपर रखते थे, लोगों की भलाई को ऊपर रखते थे। किसी एम्प्लॉय को नहीं निकालना है टीसीएस में, ये उनका एक बन गया था रूल। सो यू नो, जब आप किसी इंसान के साथ इतना कनेक्ट करने लगते हो तो आपके अंदर ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है, जहाँ पे आप कहते हो कि अगर मैं अपना ध्यान रखना भूल भी जाऊँ तो ये बंदा मेरा ध्यान रखेगा। और थैंकफुली इसके पास पावर भी है, थैंकफुली इसके पास नेम भी है, फेम भी है, मनी भी है। मैं नहीं कर पा रहा वो जो ये कर पा रहा है, तो अब मैं इससे जुड़ जाता हूँ, हम दोनों एक ही मिशन के हो गए। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है यहाँ पर, हमें लगता है कि जब वो इंसान चला भी जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो गॉड, ऐसा लगा जैसे मेरे परिवार का कोई सदस्य चला गया। तो वो ऐसा होता है कि वो मिशन भी चला गया, वो जो एक मेरे लिए वो खड़े होते थे वो इंसान चला गया, जो हमारे लिए खड़ा होता था, वो इंसान जो आसाम के लिए खड़ा होता था वो इंसान चला गया। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ही वाज अ सोशियो लेफ्टिस्ट। बहुत जगह बोला भी है उन्होंने। वो पैसे के लिए गा भी देते थे पार्टी के सॉन्ग्स और अपफ्रंट बोल भी देते थे। बट क्या था ना, जब पेड़ कट रहे हैं, एक फ्लाईओवर बनाना है, वो खड़े हुए रोक दिया। ही वाज वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ कॉमन पर्सन, और वो एकदम रह के बिल्कुल। पीक में मुंबई छोड़ दिया था। मैंने पूछा था तो बोला था किंग शुड नेवर लीव हिज किंगडम। यू नो वन थिंग, ये प्रेडिक्शन की बात नहीं है, वो कह गए थे कि मैं मरूंगा तो 7 दिन के लिए असम शोक मनाएगा, बंद असम, और ये हुआ। हाउ ही न्यू इट? शायद उनको अपने प्यार पर भरोसा था, द वे ही गेव इट टू एवरीबडी सेल्फलेसली। तो ये हम सबको या नेक्स्ट जनरेशन को सबको सीखना नहीं चाहिए ये प्यार के ऊपर भरोसा? दिस इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, और उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ही इन्वेस्टेड अ लॉट, ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट, और हम सबको भी इन्वेस्टमेंट का टाइम निकालना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी में है रिसीव करने में। शादी करते नहीं, अगले दिन से मुझे उम्मीद होती है कि मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये करेंगे। आई थिंक वी हैव बिकम रियली इम्पेशेंट, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें आई सारी पेशेंस से आई। चाहे ये अपने आप में इतने बड़े एग्जाम्पल हैं कि इतना पेशेंटली इन्होंने डिलीवर किया और इतना पेशेंटली इन्होंने इन्वेस्ट किया एक एक इंसान में, कि वो सब उनके लिए खड़े हो गए। सो आई थिंक पेशेंस इज़ द की। वी शुड फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन प्रॉबेबली थिंक ऑफ द रिटर्न्स। सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो
तो और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि दीपिका पादुकोण, ईरा खान, हनी सिंह, जिन्होंने ओपनली खुल के मेंटल डिप्रेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है ओवरऑल। तो क्या लगता है ये सेलिब्रिटी डिप्रेशन ज़्यादा ग्लैमराइज करके अभी प्रोजेक्शन चलता है? सेलिब्रिटीज अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो वो सेंसेशन भी बन सकती है, सेंसिबिलिटी भी बन सकती है। डिपेंड्स ऑन हाउ इट कम्स टू यू एंड हाउ इट रीचेज यू। अगर दीपिका पादुकोण और इरा खान की आपने बात करी तो उसके बाद काफ़ी सेंसिबिलिटी भी आई, अवेयरनेस भी आई। पर कभी कभी हम उन चीज़ों को ग्लैमराइज भी कर जाते हैं ये बोल के कि हर कोई सिम्टम डिप्रेशन नहीं हो सकता, हर कोई सिम्टम एंजाइटी का ट्रेट नहीं हो सकता। कभी कभी सिर्फ आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी कभी आप लो फील कर सकते हैं, कभी कभी सिर्फ ये किसी भी तरीके का अनसेटलिंग इमोशन हो सकता है। हर चीज़ को हम आइसोलेशन नहीं कह सकते, हर चीज़ को हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, हर चीज़ को हम ADHD नहीं कह सकते, बाइपोलर नहीं कह सकते। इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो ये जब प्रमोशन होता है तो डिपेंड्स, वह बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है ये कि मैं उसको कैसे समझ रही हूँ। मैं उसको पहले ऐसे भी समझ सकती हूँ कि अरे अगर सेलिब्रिटीज़ को हो रहा है तो, और वो बात कर रहे हैं इतना ओपनली, जिनको सबसे ज़्यादा स्टिग्मा जिनके लिए होना चाहिए कि इतना बड़ा आपका क्राउड है, इतनी बड़ी आपकी फॉलोइंग है, अगर उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मुझे क्या डर है, ये भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि अगर सेलिब्रिटीज़ को हो रहा है तो फिर तो मुझे तो मेरा तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है, फिर मैं तो, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं कैसे कोप करूँगा। राइट, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और लेकिन अवेयरनेस हमेशा बहुत हेल्प करेगी। सिस्टम, एक्सपर्ट्स, इनकी हेल्प लेकर आप हमेशा इसको कोप कर सकते हैं। अभी एकदम अंत में आ गए हैं, तो हमारा एक रैपिड फायर होता है, उसको हम कहते हैं खटाखट सवाल फटाफट जवाब। तो थोड़े फटाफट जवाब देने पड़ेंगे। साइकिक हाइजीन एक लाइन में क्या है? डेली साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। जैसे आप रोज़ नहाते हैं क्योंकि आपको चिंता होती है अरे स्मेल ना आने लगे या मैं ख़राब ना दिखने लगूँ, तो वैसे ही एक साइकोलॉजिकली आप खुद को रोज़ इमोशनली लिखने की कोशिश करते हैं, जर्नल करते हैं, या कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ की अफर्मेशन की हेल्प लेते हैं, या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, या अपने इमोशंस को पेन डाउन करते हैं समझने के लिए कि एक्चुअली रोज़ क्या चल रहा था। तो जैसे बॉडी की सफाई की ज़रूरत है वैसे ही दिमाग की सफाई की भी ज़रूरत होती है। मोटिवेशनल स्पीकर और या बाबा जो यूट्यूब में सब बोलते हैं, उनसे मेंटल हेल्थ का कोई बेटरमेंट होता है? ब्लंडर होता है, ब्लंडर होता है। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थेरेपी और काउंसलिंग हमेशा बहुत पर्सनलाइज्ड होती है और आपको हमेशा अपना मेंटल लेवल देखकर ही, किसी एक्सपर्ट की हेल्प से ही वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ना कि कोई भी चीज़ जो कि जेनरिक आ गई और ऐसे फेंक दी गई है कि सब लोगों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उसको तो आपको क्वेश्चन हर बार करना चाहिए। स्क्रीन डिटॉक्स मीथ या नेसेसिटी? ओ नेसेसिटी, डेफिनेटली 100%। नेक्स्ट 10 ईयर्स में मेंटल हेल्थ का बिगेस्ट ट्रेंड क्या होगा? इकोथेरेपी, डिजिटल मिनिमलिज्म या कुछ और? आई थिंक दोनों। इकोथेरेपी भी आप करेंगे, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारा डिजिटलाइजेशन चल रहा है और हम जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी। और मिनिमलिज्म, डिजिटल मिनिमलिज्म, डेफिनेटली यस। 3 चीज़ें कुल मिला के 90s के 3 चीज़ें जो आप मिस करती हो आज के टाइम में। मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत मिस करती हूँ, हैंड रिटन लेटर्स बहुत मिस करती हूँ, और मैं कैसेट्स, स्लो म्यूज़िक बहुत मिस करती हूँ। आज की कुछ चीज़ें जो 90s में होती तो बेहतर होती। 3। मुझे लगता है यूट्यूब, जिस पर हम सर्च करके खुद देख सकें कि हमें क्या देखना है। दूसरी चीज़ ब्लॉग्स, जो मिसिंग थे तब, ब्लॉग्स नहीं होते थे इतने, ब्लॉग वेबसाइट्स। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि द डॉक्यूमेंट्रीज़, जो उस वक्त इतनी नहीं बनती थी, अभी बहुत ज़्यादा बनती हैं। One quality 90s kid have, Gen Z don't have it. And same thing, one quality Gen Z's have, millennials या 90s kids को जो नहीं है। 90s have slowness, mindfulness. Gen Z miss that. I would not generalize, but most of them lack that. और Gen Z's के पास, they are very quick to adapt and very quick to change. 90s need to learn that, how quick they are to adapt change. तो अगर अडेप्ट कर ही लिया होता तो स्लो कैसे रहते? Exactly. Like Ratan Tata, name anyone after his or her demise you feel that you have lost one of your near one. Irfan Khan sir. Robin Williams. I miss him like anything.
तो रॉबिन विलियम्स को तो सर फ्लवर में और टीवीपी उसमें ही प्यार हो गया था, सेम एज इरफान खान, राइट? यस, मैं मिला हूँ उनसे। लकी यू। लकी या क्या बोले, एक स्क्रिप्ट सुनाने गया था उनको उस टाइम में, वाओ, जो उन्होंने किया नहीं था, तब हमको पता नहीं था, वो तब बीमार थे, इसलिए वो जैसे सुन रहे थे उस प्लान बना, बाद में पर probably the next birth, हाँ, कभी कहीं फिर कहीं मुलाकात होगी definitely, दूसरे किसी डायमेंशन में, definitely, दूसरे किसी वक्त में, yes, और उस वक्त में भी एक 90s जैसा कोई वक्त मिल जाए जहाँ पे फिर से मैं पैदा हो सकूं, तो आई विल अगेन कम इन दिस टाइम, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा बात करके, मुझे ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। दोबारा वो दौर हमने जिया, बहुत अच्छा लगा खुद से कनेक्ट करके और लो पेस्ड बातें करके और रियलिस्टिक बातें करके। सोशल मीडिया में इतना अनरियल चीज़ हम दिन रात कंज्यूम करते हैं कि कुछ भी रियल होता है वो अच्छा ही लगता है। तो अभी का आयरनी है कि एनीथिंग दैट इज़ रियल आई लाइक इट, सो इट वॉज रियल एंड दैट इज़ आई लाइक्ड इट। वाह, I loved talking to Pavel, and you should also follow him, and you should also go to his YouTube channel by the name of Pavel Opedia, a man with a mission. So if you also have a mission, follow him right now. चलो। Thank you.